नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको हमें जानने की जरूरत है, या यूं कहिए कि गणतंत्र दिवस के महोत्सव पर अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो शायद आप इस उत्सव को मनाने में थोड़ी फीकी हो सकती है। आज के वीडियो में हम तिरंगे पर बात करेंगे। साथियों, मैंने सभी ने अपने घरों पर, अपने संस्थानों पर हमारे प्यारे तिरंगे को लहराया है। आप जानेंगे कि इस तिरंगे की आफ्टर ऑल कहानी क्या है। आज के वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से तिरंगा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया, यानी देश की आजादी के साथ किस तरह से तिरंगे का इतिहास जुड़ा है। आइए शुरुआत करते हैं। जिस तिरंगे को आज हम अपनी आन बान शान मानते हैं, इसे देश का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने से पहले 6 बार बदला गया था, यानी कि 6 बार हमारा ये झंडा बदला गया। ये कहिए कि भारत की पहचान में 6 बार राष्ट्रीय ध्वज आया था। 26 जनवरी 2023 को देश अपनी गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, यानी अपने घरों पर जिस तिरंगे को लहरा रहे हैं। साथ ही आपको जानना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में इस झंडे के अंदर कब क्या बदलाव आए, इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हुए देश की आजादी से पहले। कौन सी दिन या कौन सी तारीख थी जिस दिन हमने फाइनली यह स्वीकार किया कि देश की आजादी के बाद यही झंडा हमारा झंडा होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्लैग से। आपको मालूम होना चाहिए, भारत के अंदर जो एकता का अभाव है, ये सबसे पहली बार जो देखने को मिला, यह मिला बंगाल विभाजन के समय। साथियों, बंगाल विभाजन के अंदर जर्मन लॉर्ड कर्जन को दुर्जन के रूप में याद करते हैं, जिसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक बंगाल जो आज बांग्लादेश है और एक बंगाल पश्चिम बंगाल है। साथ ही उस समय जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल के लोगों ने एक दूसरे से धर्म, मजहब, जात पात सबसे दूर हटकर एक दूसरे का साथ प्रेम दर्शाते हुए स्वदेशी आंदोलन की जान फूंक दी, या यूं कहिए कि बंगाल विभाजन को धता बताने के लिए बंगालियों ने एक आंदोलन शुरू किया जो केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि संपूर्ण देश के अंदर धीरे धीरे विस्तारित होने लगा। उसी क्रम में लोगों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए सबसे पहले ये झंडा आपके सामने आया, जिसमें 3 कलर थे। इन क्लबों में सबसे ऊपर ग्रीन कलर था और उस ग्रीन कलर के अंदर इस प्रकार से कमल के फूल खिल रहे थे। बीच में वंदे मातरम लिखा था, बीच साथ साथ तारा और एक सूरज बना था। तो ये दर का प्रतीक था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ सामंजस्य में है। 1906 में ये पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारी आजादी की लड़ाई में दिखना शुरू हुआ। क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए इस झंडे को प्रस्तावित कर रहे थे, लेकिन उन्हें 1906 में ये पहला झंडा दिखाई देने लगा। बंगाल विभाजन के विरोध में जो बायकॉट दिवस मनाया गया, या यूं कहिए कि हमने स्वदेशी को प्रमोट करने का जो कार्य किया, उसके अंदर यह झंडा स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फहराया गया था, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इसे 7 अगस्त 1906 के दिन पारसी बागान चौक कलकत्ता, जिसे आप ग्रीन पार्क कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहां पर फहराया गया था। इसके अंदर 3 रंग थे, हरे, पीले और लाल रंग की पत्तियां थी, जिसमें हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल थे जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। इसके अलावा सबसे नीचे वाले लाल रंग की पट्टी के अंदर चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। इस प्रकार था भारत का पहला स्वदेशी झंडा, या फिर यह कहिए कि हमारे लिए आजादी का प्रतीक बन रहा झंडा। ठीक है, बात आगे बढ़ने लगी। 1906 से आगे चलने लगे। झंडे में कलर 3 ही थे, लेकिन जो कलर पहले ग्रीन ऊपर की तरफ था, अब उसका स्थान केसरिया ने ले लिया था। जहां एक और कमल थे, वहां पर कुछ और चेंज आपको दिखाई देने लगे। जहां पर चांद और तारे थे, वहां पर सूरज और तारे आपको इस प्रकार से दिखने लगे। इसका जो इस समय झंडा देख रहे हैं, ये 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित हुआ और इसका उपयोग मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जो कि देश से निर्वासित जीवन जी रहे थे, पेरिस के अंदर उन्होंने ये झंडा फहराया। इन्हें बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केसर या पीले और हरे रंग की 3 पत्तियां, बीच में लिखा हुआ वंदे मातरम, चांद और सूरज के साथ 8 सितारे भी बने हुए थे। ऊपर की तरफ स्टार बने हुए थे। ये भारत की जो क्रांतिकारी भारत से बाहर थे, उनके द्वारा इस झंडे को अपनाया गया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से जाना गया था। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बारे में भी जान के बड़े उत्साहित होंगे कि भारत के क्रांतिकारी भारत की आजादी की मांग की भीतर ही नहीं, दुनिया भर के विभिन्न कोनों के अंदर एकत्रित होकर के कर रहे थे।
फिर आता है एक और नया झंडा। साथियों, इस झंडे के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक था। असल में भारत के अंदर एक मांग चल रही थी और होती डोमिनियन स्टेटस की, जिसका अर्थ होता है कि हम स्वदेश स्वाधीन रूप से अपने ऊपर राज करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन ब्रिटिशर्स का होगा। इस प्रकार के कॉर्नर बने झंडे आप कौन से देश में और देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1917 के अंदर एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा जो नया झंडा फहराया गया वो कुछ इसी प्रकार का दिखता था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपने बनाए हुए संगठन जिसका नाम होम रूल था उसके लिए झंडा बनाया, जिसमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार से आप हमारा मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा बल्कि हम महारानी का ही शासन मानेंगे, लेकिन हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हम अपनी व्यवस्था खुद प्रकार से करेंगे। डोमिनियन स्टेटस में अल्टीमेट जो का अथॉरिटी है वो अंग्रेजों के पास ही रहना था, ऐसा हमने यहाँ पर डिमांड की थी। 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा फहराया गया था। तीसरी बार प्रस्तावित हुए इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पत्तियां थी। झंडे के अंत में काले रंग के त्रिकोण नुमा आकृति थी, वहीं बाई और कोने के अंदर यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे भी दर्शाए गए थे। आप यहाँ पर सबसे ऋषि, यूनियन जैक, चांद और तारे और विभिन्न पत्तियां, 5 लाल और 4 ग्रीन पत्तियां, साथ में काला कोना भी देख सकते हैं। ये होम रूल के समय एनी बेसेंट और तिलक जी के समय पर अपनाया गया पद्धति थी, यानी कि झंडा था। अब सवाल उठता है कि फिर तिरंगा तब से आया जो हमारा प्यारा तिरंगा है। अब तक 3 बार में हमारा ये तिरंगा नहीं दिखा, अब तिरंगे की बारी है। साथियों, हम हाथ जो तिरंगा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत वर्ष 1921 से हुई। वर्ष 1921 से इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं, जिसमें ऊपर व्हाइट कलर, बीच में चरखा ग्रीन कलर और नीचे की तरफ रेड कलर बना हुआ है, इस प्रकार से हमारा पहला झंडा दिखाई दिया। 1921 के अंदर यह भारत का अगला झंडा यानी नेक्स्ट प्रस्तावित ध्वज था। 1921 के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया, आज भी जो हम तिरंगा यूज करते हैं उसके निर्माता पिंगली वेंकैया की है, ठीक है ना। तो यह मद्रास CDC कॉलेज की प्रोफेसर थे। पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पत्तियां उपयोग की गई थी, यानी कि इस झंडे के अंदर जो आप ये 3 रंग देख रहे हैं, इन 3 रंग में हरा और लाल हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में लाया गया था। पिंगली ने 1916 के अंदर झंडों की डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवाई थी। इस प्रयास में भी बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसे प्रतीक की जरूरत मानते थे जो सभी धर्मों को आपस में जोड़ने का प्रयास करे। गांधी जी को प्रॉफिट है। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का यह विचार पसंद आया। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का यह विचार पसंद आया और आर्य समाज के लाला हंसराज सोढी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत देता था। वो झंडा ही था और वह रखा ही था। जब बात आगे बढ़ने लगी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी को जोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक प्रकार से आप यूं समझिए कि हमारा झंडा लंबे समय तक केवल धर्म का ही परिचायक बना रहा, केवल धर्म का ही परिचायक में हरा और लाल हिंदू मुस्लिम को समझाता था। वहां बाकी बचा हुआ जो सफेद रंग है वो और धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था, ताकि सेक्युलरिज्म की जो भावना है वो देश के अंदर रिप्रेजेंट की जा सके, यानी कि धर्मों का सामंजस्य करने के लिए ही झंडा बनाया जा रहा था। कुछ इस प्रकार के भाव दिख रहे थे। उसके बाद आता है केसरिया। केसरिया सफेद और हरा रंग, ये हमारे साथियों आता है वर्ष 1931 में आजाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित। ये झंडा 1931 में फिर से एक बार बदला गया और इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया था। कांग्रेस ने झंडे को अपने माया सबसे ऊपर केसरिया, 20 में सफेद और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई। बीच की सफेद पट्टी में छोटे आकार का पूरा चरखा भी दर्शाया गया। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया, यानी कि इस बार इसे धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं माना गया। कांग्रेस का झंडा भारतीय
लोगों के लिए राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ था, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ ये झंडा था जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें केसरिया रंग एंट्री कर चुका था और बीच में आपके ध्वज दिखाई पड़ रहा था। अब आता है हमारा आज का प्यारा तिरंगा, जिसे आप देखते हैं बीच में बने हुए एक अशोक चक्र के साथ। इसकी एंट्री कैसे हुई साथियों? वर्ष 1947 में भारत को अपना आज वाला तिरंगा मिला, क्योंकि 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को कार्य दिया गया कि यह ध्वज तय करेगी। इस कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही। इसी के तहत 1931 में बने इस झंडे के बदले हुए रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी से पहले मैंने आपसे आज के थंबनेल में भी लिखा है 23 साल पहले हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया था। उसी में ये जो 22 जुलाई 1947 का ध्वज था, इसे हमने अपना लिया। यहाँ चरखे का स्थान लेने के लिए अशोक चक्र आ चुका था। और यह अशोक चक्र क्यों आया? क्योंकि 300 ईसा पूर्व अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया था, तो उस समय इस अशोक चक्र का उपयोग किया गया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों पर भी यह सोचक्र दिखाई पड़ता था। 24 तीलियों वाले इस चक्र का विधि का चक्र भी कहा जाता है। इसके अंदर 24 तीलियां नहीं हुई है। इस ध्वज को भी पिंगली वेंकैया ने ही तैयार किया था, जिसके ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीले रंग की पत्तियां लगी। तीनों ही समान रूप में थी। इनकी लंबाई चौड़ाई 2x3 में थी, यानी कि लंबाई अगर 3 फीट, चौड़ाई 2 फीट के आसपास रखनी थी। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से पिंगली वेंकैया, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइनर थे, उन्हीं की याद में सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का टिकट भी देखते हैं। डाक टिकट आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर भी देखते हैं। पिंगली वेंकैया को ही झंडा वेंकैया, डायमंड रिंग, पट्टी वेंकैया आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को बना आया था। इस ध्वज के अंदर जो वर्तमान में 3 कलर है, यह अब किसी रंग या किसी धर्म का पर गेट बंद प्रदर्शन नहीं करते, अपितु इनका अपना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इसमें जो वर्तमान में केसरिया रंग उपयोग किया गया है, ये करेज और सैक्रिफाइस यानी इस साहस और बलिदान का प्रतीक है। वहीं पर जो सफेद रंग यहाँ पर दिखाया गया है, वक्तृत्व और प्योरिटी का प्रतीक है। वहीं जो इसमें ग्रीन रंग रिप्रेजेंट किया गया है, सेट, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। और अशोक चक्र जो बना है, यह व्हील ऑफ वर्चुअल है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आगे बढ़ते रहने को, यानी कि हमें आगे ग्रोथ करते रहना है। साथियों, आज हमारा देश मोमेंट भी द तिरंगा साझा कर रहा है। फर्स्ट स्टेप जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर तिरंगा के साथ बनाई गई थी, वो आप सबके सामने है। 1947 के अंदर भारत का पहला डाक टिकट झंडे के साथ इस प्रकार से जारी किया गया था। साथियों, अब सवाल बनता है कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर तिरंगे को बड़ी शान से फहरा रहे होंगे, लेकिन आप झंडा जब उतारे तो उसके बाद उसे कैसे अपने पास सुरक्षित रखें, तो उसकी कुछ विधान जान लीजिए। साथियों, आप अपने झंडे को जब साथ में ले तो उसे फौरी जनता पकड़े। उसके फोल्डिंग करते समय आप सिर्फ फ्रॉम और गिनकर के जो बॉन्ड है, उन्हें मिडिल वाइट बैंड को ऊपर रखते हुए उसे नीचे की तरफ रख ले। जो ग्रीन बैंड है, जब पलट करके रख लिया तो ग्रीन को, या जो आपका अशोक चक्र है, इसे ऊपर रखते हुए एक तरफ से इधर से फोन और एक तरफ से इधर फोल्ड करें, यानी कि कुल मिलाकर के अशोक चक्र पूरे टाइम ऊपर रहना चाहिए। और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय अपने हाथ पर इस प्रकार से ही रखकर ले जाना होगा, यानी कि आप पूरे विधान के साथ, अपने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज का मान रखेंगे, ऐसा आपसे उम्मीद की जाती है।